हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑटो साइकिल के बारे में बताया था और ऑटो साइकिल का डेरिवेशन करके इफिशिएंसी निकाले थे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि डीजल साइकिल क्या होता है और डीजल साइकिल का किस तरह से इफिशिएंसी निकाला जाता है, और साथ ही साथ इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डीजल साइकिल होता क्या है। तो कहता है कि डीजल साइकिल जो है वह बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। तो डीजल साइकिल में 4 प्रोसेस काम करता है। पहला जो है वह रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर आइसोबारिक प्रोसेस, फिर रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और फाइनली आइसोकोरिक प्रोसेस है। दुनिया का जितना भी डीजल इंजन का गाड़ी है जिस साइकिल पर काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीजल साइकिल कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ाई करते हैं। क्या कह रहा है, ऑल डीजल इंजन वर्क ऑन डीजल साइकिल। ठीक है, कहता है डीजल साइकिल वाज इन्वेंटेड बाय रुडोल्फ डीजल। कह रहा है कि रुडोल्फ डीजल के द्वारा जो है डीजल साइकिल का खोज किया गया था और इन्हीं को डेडिकेट करके डीजल इंजन नाम रखा गया था। ठीक है, इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने कांस्टेंट प्रेशर पर जो है हीट एडिशन के बारे में सोचे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल किसको कहते हैं, तो डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिकॉज, क्यों जानते हैं, बिकॉज हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको याद होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम, याद रखना है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल को ऑटो साइकिल भी कहते हैं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है। उसी तरह कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है, इसलिए इसका नाम जो है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। क्लियर एकदम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या याद रखना है, तो नेक्स्ट याद रखना है कि डीजल साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस काम करता है। तो कहता है द आइडियल डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस। 2 रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें इंट्रोपी क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब क्या है डीजल साइकिल में, तो 4 प्रोसेस है। कैसे काम करता है उसको आपको पहले समझाते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, आपको एक डीजल इंजन के लिए एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट ले लेना है। तो हम लोग यहां पर क्या किए, सिलेंडर पिस्टन का एक अरेंजमेंट ले लिए। क्लियर एकदम हो गया। मान लेता हूं कि वो अभी हॉरिजॉन्टल है, आप उसको वर्टिकल में भी दिखा सकते हैं। अगर वर्टिकल में रहता है तो उसको टीडीसी बीडीसी कहते हैं और अगर हॉरिजॉन्टल में है तो आईडीसी और ओडीसी कहते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला इसका जो इनलेट बल्ब है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो इनलेट बल्ब है और दूसरा क्या रहता है, आउटलेट बल्ब रहता है। तो इनलेट बल्ब अगर खुलेगा तो इसमें क्या होगा, एयर इंटर करेगा। ये एयर का जो मॉलिक्यूल्स है इसमें इंटर करना स्टार्ट कर देगा कांस्टेंट प्रेशर पर। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर इसमें एयर इंटर करने लगा। जैसे एयर इंटर करेगा तो पिस्टन क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है। तो इसको हम लोग 0 से 1 बोले। आपको क्या बताया कि साइकिल में हम लोग सक्शन प्रोसेस और एग्जॉस्ट प्रोसेस को नहीं दिखाते। हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और डायरेक्ट हम लोग कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन को दिखाते हैं। तो पिस्टन क्या हो गया, टीडीसी से बीडीसी आया, इसमें पूरा एयर भर गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एयर तो जो आया है वो तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आया है। अब हम क्या करते हैं, उसको कॉम्प्रेस्ड करते हैं। क्यों कॉम्प्रेस्ड करते हैं, इसलिए कॉम्प्रेस्ड करते हैं कि एयर का टेम्परेचर बढ़ जाए और जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग फ्यूल इंजेक्टर के मदद से डीजल उसमें क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं और जैसे डीजल का मॉलिक्यूल्स हॉट एयर के संपर्क में आता है अपने आप उसमें आग लग जाता है, क्योंकि डीजल इंजन के गाड़ी में स्पार्क प्लग नहीं होता है। कैसे आग लगाया जाता है, बस एयर को कंप्रेस्ड करके उसको हाई टेम्परेचर पर पहुंचा देते हैं और फिर जो फ्यूल है उस पर इंजेक्ट किया जाता है और उस दोनों के संपर्क में आने से अपने आप आग लग जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको कंप्रेस्ड करेंगे और पिस्टन क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा। तो ये देखिए 1 से 2 क्या हो गया, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से कर्व खींच देंगे।
दिस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो यहां से आपको सबसे पहला फर्स्ट क्या हो गया कि 1 से 2 कौन सा प्रोसेस हो गया, तो रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्लियर है? और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं? इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो हम कहेंगे इन दिस प्रोसेस हीट रिमेन कांस्टेंट, इन दिस प्रोसेस हीट रिमेन कांस्टेंट। और जब हम कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा एंड टेम्परेचर increases from T1 से कहां तक, T2 तक। दिख रहा है कि T1 से क्या हो रहा है, T2। तो देखिए 1 से 2 प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हो गया, तो 1 से 2 प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो गया। एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, या रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, इंट्रोपिक कांस्टेंट रहता है। हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा लाइन खींच देंगे ऐसे करके, ठीक है, 1 से 2। चूंकि कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। यहां पर इंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर एकदम हो गया? पहला क्या हो गया, सक्शन को दिखाएं, फिर इसको कंप्रेशन किए, एडियाबेटिक कंप्रेशन में हम लोग कर्व बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से, दूसरा में आ जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 में आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस, आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी आएगा तो एयर क्या है, हाईली कॉम्प्रेस्ड हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब फ्यूल इंजेक्टर से, यहां फ्यूल इंजेक्टर लगाया, ये फ्यूल इंजेक्टर से क्या होगा, इसमें डीजल को स्प्रे करेंगे। तो यहां से जो है डीजल, यहां से डीजल स्प्रे होना स्टार्ट हो गया। जैसे डीजल स्प्रे होगा तो हॉट एयर के संपर्क में आएगा तो उसमें आग लग जाएगा, इसलिए ये हीट एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर स्प्रे होते रहेगा। ध्यान दीजिएगा, डीजल साइकिल में जो फ्यूल इंजेक्टर है वो कांस्टेंट प्रेशर पर उसमें डीजल स्प्रे कर रहा है, इसलिए यहां पर जो हीट आ रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पर आ रहा है। चूंकि यहां पर तो एयर मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस्ड है, और अगर इसमें डीजल दीजिएगा तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो ये देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, पिस्टन आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है इधर। पर प्रेशर जो है, कांस्टेंट प्रेशर से जो है फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप नोटिस किए होंगे कि अगर आपको कभी नस में सुई देना रहता है तो जो कंपाउंडर होता है वो एक बैग नहीं देता है, क्योंकि अगर बहुत हाई स्पीड से देगा तो जो नीडल है उसमें जो सुई है वो एक जेट के रूप में बाहर, दवा जो है जेट के रूप में अंदर जाएगा, और नस क्या है, टिश्यू से बना हुआ है, तो वो उसको होल कर सकता है, छेद कर सकता है, उसको खराब कर सकता है, इसलिए उसको धीरे धीरे स्प्रे किया, तो कांस्टेंट प्रेशर पर उसको स्प्रे करता है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि अंदर में ऑलरेडी ब्लड जा रहा है तो उससे ज्यादा प्रेशर में उसको प्रेस कर रहा है। तो यहां पर वही कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन हो रहा है। और जिस पॉइंट पर डीजल का छिड़कना बंद हो जाए, रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट पर डीजल का छिड़कना बंद हो जाए, अब डीजल आएगा ही नहीं तो आग लगेगा नहीं, तो जिस पॉइंट पर डीजल का आना बंद हो जाए, हीट का सप्लाई रुक जाए, ऐसे पॉइंट को एक नए नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ पॉइंट। याद रखना है, कट ऑफ पॉइंट। क्लियर हो गया? नाम से कट मतलब हट जाना, कट ऑफ पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर डीजल का आना बंद हो जाए, हीट का सप्लाई बंद हो जाए, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कट ऑफ पॉइंट कहेंगे। और कट ऑफ पॉइंट सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, डीजल इंजन के गाड़ी में या डीजल साइकिल में। क्लियर एकदम हो रहा है? चलिए, तो 2 से 3 प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस हीट इज सप्लाइड इनटू द सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम में हीट का सप्लाई कर रहे हैं। किस प्रोसेस से, 2 से 3। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। देखिए प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो हीट आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट आएगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। तो यहां पर देखिए, यहां से इस तरह से कर्व बनते जाएगा और 2 से 3 तक पहुंच गया।
कांस्टेंट प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन हो रहा है। क्लियर, एकदम डायग्राम होते जा रहा है। चलिए, तो हम यहां से कहेंगे Q 2 से 3 में हीट इन कर रहा है, कितना कर रहा है, तो mCp कांस्टेंट प्रेशर पर, ज्यादा टेम्परेचर तो T3 माइनस T2, क्योंकि 2 का टेम्परेचर तो क्लियर है कि वहां अभी डीजल छिड़कना स्टार्ट हुआ और यहां तक में डीजल कंटिन्यू स्प्रे होते जा रहा है, तो यहां ज्यादा आग लग रहा है तो T3 का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और डायग्राम से भी दिख रहा है कि T3 का टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये मेरा काम का चीज निकल गया। आप थोड़ा लैंग्वेज में इसको डाल देंगे कि इन दिस प्रोसेस हीट इज सप्लाइड इनटू द सिस्टम एंड द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम T2 टू T3। कोई कंफ्यूजन है? चलिए, अब तीसरा प्रोसेस आ जाए। तीसरा में क्या है बाबू, तो 3 से 4। 3 से 4 में क्या है, रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हीट रिमेन कांस्टेंट, हीट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एंड टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो प्रेशर इज डायरेक्ट, याद होगा आपको, क्या याद है, PV इज इक्वल टू MRT। तो अगर मान लीजिए प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर घटा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो हीट रिमेन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम, कहां से ड्रॉप कर रहा है, तो T3 से T4। कोई कंफ्यूजन नहीं। और लास्ट आ जाते हैं 4 से एक प्रोसेस, कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। याद रखना है, एक्सपेंशन प्रोसेस में ही सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव मान लिए। और कंप्रेशन में हम लोग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो नेट कैसे निकलेगा, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। हीट रिजेक्ट का मतलब है कि आउटलेट वाल्व नहीं खुलेगा, अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने एनर्जी को कम करते जाएगा। तो हीट रिजेक्ट कितना से कर रहा है, Q 4 से 1, इसी को हम कह सकते हैं Q आउट, और इसको लिख सकते हैं mCv, ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, तो ज्यादा किसका है, T4 का है, तो T4 माइनस T1। एक चीज यहां पर आप कोशिश कीजिएगा या ध्यान दीजिएगा कि गलती नहीं हो, कहां पर, तो 2 से 3 प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा, यहां 2 प्रोसेस है और ये 4 प्रोसेस है। तो जब हम कॉम्प्रेस्ड करेंगे, ध्यान देंगे, जब एयर को कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए 2 का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये 4 का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जब डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे कि 2 को ऊपर रखें एज कंपेयर टू 4। बात समझ में आ रहा है, गलती से भी 4 ऊपर नहीं चले जाए। ऐसा नहीं कि डायग्राम आप बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे करके बना रहे हैं, तो ये आपका जो है इस तरह से डायग्राम बना रहे हैं, 1 2 3 4, ये करेक्ट डायग्राम है, ये भी TS डायग्राम सही है। पर यहां देखिए 4 का टेम्परेचर ज्यादा, 2 का टेम्परेचर कम। तो इस बात का आप नोटिस करेंगे, छोटे छोटे चीज को आप ध्यान से अच्छे से समझेंगे। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं, ये मेरा काम का चीज है, इसको घेर देते हैं। अब हम लोग इसके इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके इफिशियंसी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो जब भी इफिशियंसी निकालना होगा तो सबसे पहला आप एक इंजन के बारे में जरूर सोचें। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक इंजन है और इस इंजन को किसी सोर्स से हीट का सप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक सोर्स हो गया जहां से हीट का सप्लाई हो रहा है, इस इंजन को सोर्स से हीट आ रहा है। ठीक है, और ये इंजन क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, और फाइनली क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो Q आउट कर रहा है और ये क्या हो गया, Q इन कर रहा है, और ये इसको सिंक मान लिए। कोई कंफ्यूजन है? तो इफिशियंसी बराबर, ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी जिसको हम लोग ईटा कह रहे हैं, ये इफिशियंसी क्या होता है, तो वर्क आउटपुट और डिवाइडेड बाय वर्क हीट सप्लाइड।
याद रखना है, किसी भी साइकिल का जो इफिशियंसी अगर हम निकालते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंट होता है, उसका क्या महत्व होता है। तो याद रखना है कि किसी भी साइकिल का इफिशियंसी हमको ये बताता है कि वह इंजन में हम कितना इनपुट दे रहे हैं, वह कितना आउटपुट दे रहा है, या वह इंजन किस किस पैरामीटर पर निर्भर कर रहा है उसके इफिशियंसी को बताने के लिए। क्लियर है। तो यहां पर क्या है, इफिशियंसी बराबर वर्क आउटपुट बटे हीट सप्लाइड। अब अगर आप फिगर से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यू इन हुआ तो वह दो काम किया, एक तो W किया और कुछ जो है हीट रिजेक्ट किया क्यू आउट। आराम से आप फिगर से देखो कि क्यू इन दिए तो ये दो भाग में बटा, W प्लस क्यू आउट। तो हम कह सकते हैं कि क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू W। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट के जगह आप लिख सकते हैं क्यू इन माइनस क्यू आउट और डिवाइडेड बाय क्या, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड कितना है, क्यू इन। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां से इफिशियंसी बराबर, देखिए इसको डिवाइड कर दिए तो 1 माइनस क्यू आउट और डिवाइडेड बाय क्यू इन। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको हम घेर दिए क्योंकि ये मेरा काम का चीज आ गया। क्लियर है। अब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि क्यू इन जो है वह किस प्रोसेस में हो रहा है, 2 से 3 में हो रहा है। कितना हो रहा है, तो एम सी पी, ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड क्यू इन। और क्यू आउट कितना है, तो क्यू आउट कहां हो रहा है, तो क्यू आउट क्यू 4 से 1 में हो रहा है, 4 से 1 में हो रहा है। कितना हो रहा है, तो एम सी वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड क्यू आउट। अच्छे से आप नोट करते जाइए। तो यहां से इफिशियंसी को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इफिशियंसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू आउट की जगह ये लिख देते हैं एम सी वी T4 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय एम सी पी T3 माइनस T2। तो m से m तो कट जाएगा और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि गामा बराबर, गामा जिसको एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं, ये Cp बटे Cv होता है और इसका गामा का जो वैल्यू है वो हमेशा एक से क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो यहां पर हम Cp, देखिए Cp नीचे और Cv ऊपर है, इसका मतलब अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो इफिशियंसी को हम आसानी से लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे गामा और कितना लिख सकते हैं, तो T4 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2 और ये हम इसको घेर देते हैं क्योंकि ये भी मेरा काम का चीज हो गया। यहां तक में आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 मान ले। तो देखिए इफिशियंसी जो डीजल साइकिल का निकला वो किसके रिस्पेक्ट में निकला, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना है कभी भी इफिशियंसी जो इतने टेम्परेचर पर हम लोग नहीं निकालते। अगर सारा टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला पर डाल दीजिए तो आसानी से आप किसी भी डीजल साइकिल का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। पर एक्चुअली में इफिशियंसी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में नहीं दिया रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, कॉम्प्रेशन रेशियो के रिस्पेक्ट में। और यहां एक नया टर्म आएगा जिसको हम लोग कहेंगे कट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए रोक के। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इफिशियंसी जो है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आ गया। अब हम इस टेम्परेचर को कॉम्प्रेशन रेशियो और एक कट ऑफ रेशियो के रिस्पेक्ट में लिखना चाहेंगे। तो अभी यहां से एक नया टर्म आएगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर आप लेट मान लेंगे। ठीक है, लेट मान लेंगे। आर को जो है वह कॉम्प्रेशन रेशियो मान लो, कॉम्प्रेशन रेशियो मान लो। ठीक है, और आपको बताया कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होता है, ज्यादा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कम वॉल्यूम। तो कॉम्प्रेशन कहां हो रहा है, 1 से 2 प्रोसेस में हो रहा है। 1 से 2 प्रोसेस में है तो 1 का वॉल्यूम ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा 1 का वॉल्यूम ज्यादा है और 2 का वॉल्यूम क्या है, कम है। तो क्या बोला हूं, जिस प्रोसेस में आएगा उसका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ज्यादा वॉल्यूम V1 है डिवाइडेड बाय क्या, कम वॉल्यूम तो V2। तो ये कॉम्प्रेशन रेशियो निकल गया। ठीक, इसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक नया टर्म आएगा, इसको रो कहेंगे और इसको कहेंगे कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ
रेशियो, ध्यान देना, कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ कहां हो रहा है? तो 2 से 2 में फ्यूल आना स्टार्ट किया और 3 में फ्यूल आना बंद कर दिया। तो याद रखना है जितना भी रेशियो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो किस प्रोसेस में कट ऑफ हो रहा है? 2 से 3 प्रोसेस में हो रहा है। तो फिर क्या रिलेशन रहेगा? ज्यादा वॉल्यूम बाई कम वॉल्यूम। तो कट ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? तो V3 बाई V2। कैसे पता चला कि 3 का वॉल्यूम ज्यादा है, 2 का वॉल्यूम कम है? तो V3 बाई V2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? कट ऑफ वॉल्यूम या कट ऑफ रेशियो कहते हैं। तो यहां से रो भी निकल गया। अब तीसरा एक मान लीजिए R1 कह दीजिए, इसको हम लोग कहेंगे एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो याद रखना है कि ओटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो सेम होता है, इसलिए हम लोग उसको दोनों को R से रिप्रेजेंट कर दिए। पर यहां पर आप नोटिस करेंगे कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां का देखिए वॉल्यूम V1 V4 तो सेम है, पर V2 और V3 सेम नहीं है, इसलिए दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा। क्लियर है? तो एक्सपेंशन रेशियो किस प्रोसेस में हो रहा है? तो 3 से 4 प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है। क्या बोले हैं? जब भी कोई भी रेशियो निकालेंगे ऑटो साइकिल में या डीजल साइकिल में या डुअल साइकिल में, फॉर्मूला क्या रहेगा? ज्यादा बटे कम। तो एक्सपेंशन रेशियो किस में हो रहा है? 3 से 4 में हो रहा है। तो ज्यादा वॉल्यूम क्या है? V4 डिवाइडेड बाई V3। तो ये एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाई V3, क्योंकि V1 का जो वॉल्यूम है वही तो V4 का भी वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। देख लीजिए इसको, और इसको आप अच्छे से नोट डाउन अभी फटाफट करेंगे, हम इसको हटाएंगे, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सारा टर्म आपको बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, आपके कॉपी में ऑलरेडी होगा। कोशिश करेंगे कि आप साथ में डेरिवेशन करें, एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए और फिर दोबारा आप उसको साथ में प्रैक्टिस कीजिए, तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे क्या, तो हम इधर से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर प्रोसेस कहां से? तो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है? तो लिख देना है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है 1 से 2? तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसको हम लोग रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या जानते हैं हम लोग कि टेम्परेचर, देखिए यहां पर इफिशिएंसी जो है इतने सारे टेम्परेचर पर आया था, हम लोग क्या करेंगे किसी एक टेम्परेचर को फिक्स कर लेंगे और बाकी बात जितना टेम्परेचर है उसको उसी फिक्स टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ले आएंगे। हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम T1 टेम्परेचर को फिक्स कर लिए, तो T4 को किसी भी तरह कन्वर्ट करके T1 में ले आएंगे, T3 को किसी भी तरह कन्वर्ट करके T1 में ले आएंगे और T2 को भी किसी भी तरह कन्वर्ट करके T1 में ले आएंगे। तो वहां से टेम्परेचर हट जाएगा और आराम से कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो के रिस्पेक्ट में मेरा इफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर प्रोसेस 1 से 2 कौन सा है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हम लोग क्या जानते हैं, तो हमको कंप्रेशन रेशियो के रिस्पेक्ट में लेना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू वॉल्यूम V1 बाई V2 और होल का पावर क्या होता है? गामा -1, याद होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो V1 बाई V2 को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? कंप्रेशन रेशियो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिस कैन बी रिटन एज R का पावर गामा -1। तो आप यहां से लिख सकते हो T2 इज इक्वल टू T1 R का पावर गामा -1, और मेरा ये काम का चीज है इसलिए इसको हम क्या करेंगे? घेर देंगे। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फॉर प्रोसेस कहां से? तो 1 से 2 हो गया, अब 2 से 3। फॉर प्रोसेस 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो 2 से 3 प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई
T3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर आप इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो कुछ ये रिलेशन दे देगा। देखिए V3 बाई V2, तो हम यहां से अरेंज करते हैं, T3 को यहां डाल देते हैं, T2 को यहां डाल देते हैं और ये लिख देते हैं V3 बाई V2। तो इसको हम लोग V3 बाई V2 को क्या कहते हैं, कट ऑफ रेशियो। तो यहां से T3 कैन बी रिटर्न एज रो गुना T2। कोई कंफ्यूजन? T2 को यहां से वैल्यू आया तो T3 कैन बी रिटर्न एज रो गुना T2 का वैल्यू यहां से उतार दीजिए, T1 R गामा -1। तो देखिए T3 का भी रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, T1। T2 का किसके रिस्पेक्ट में आ गया, T1। अब हमको T4 को किसी तरह से T1 बना देना है और फिर उस रिलेशन में पुट कर देना और वहां से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर, फॉर प्रोसेस कौन सा, 3 से 4, 3 से 4 कौन सा प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जिसको हम लोग एडियाबेटिक भी कहते हैं। तो यहां पर हम लोग रिलेशन क्या लाएंगे, T4 बाई T3 का रिलेशन लाएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं T3 बाई T4 इज इक्वल टू V4 बाई V3। और इसी को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन रेशियो R1। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि V4 की जगह आप लिख सकते हैं V1 बाई V3, कोई कंफ्यूजन नहीं, V1 बाई V3, और इसका वैल्यू कितना है, R1 है। तो आप यहां से कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा कि T3 बाई T4 कौन सा है, सॉरी यहां देखिए आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो पावर मेरे से मिस हो रहा है यहां पर। तो पावर क्या हो जाएगा, गामा -1, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में तो ये रिलेशन यूज होता है। तो यहां भी रिलेशन क्या हो जाएगा, V1 बाई V3, ध्यान दीजिएगा V1 बाई V3 गामा -1, करेक्ट है। और इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो T3 बाई T4 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा T3 बाई T4, यहां पर V1 अपने मन से V2 कर दिए, तो अपने मन से किए तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां लिख सकते हैं V2 और डिवाइडेड बाई कितना, V3, और होल का पावर कितना, गामा -1। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब इससे फायदा हमको क्या हो जाएगा, तो T3 बाई T4 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पर आप इसको इंडिविजुअल दे दीजिए, तो V1 बाई V2 का होल का पावर गामा -1 इंटू V2 बाई V3 का होल का पावर गामा -1 लिख सकते हैं ऐसा। अब V1 बाई V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो को, और V3 बाई V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कट ऑफ रेशियो को। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि T3 बाई T4 इज इक्वल टू R गामा -1 इंटू, ये देखिए ये उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो ये उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रो गामा -1। T2 T1 के रिस्पेक्ट में, T3 T1 के रिस्पेक्ट में, T4 किसके रिस्पेक्ट में लाना है, T1 के रिस्पेक्ट में। हम इसको कह सकते हैं यहां से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, T3 इंटू रो गामा -1 डिवाइडेड बाई R गामा -1 इज इक्वल टू T4, करेक्ट है। और T4 यहां T3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले टर्म लिख सकते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान दोगे, T3 की जगह हम लिख रहे हैं रो इंटू T1 R गामा -1 और ये इंटू रो गामा -1 और डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R गामा -1 इज इक्वल टू कितना, ध्यान दीजिएगा इधर मिलाइएगा नहीं, दिस इज इक्वल टू T4। तो यहां से एक टर्म कट जाएगा, ये पूरा कट जा रहा है और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां का पावर कितना है, 1 है, यहां -1 है, तो यहां से T4 का जो वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है, रो का पावर गामा इंटू T1। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, सारा हम लोग के पास रिलेशन आ चुका है और अब हम लोग फाइनली इसको पुट करेंगे। तो आप इसको फटाफट अपने से नोट करते जाइए। अब हम वहां पर मिटा के जो है इसको फाइनल डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए, तो अब मेरे पास क्या हो गया, सारा रिलेशन आ चुका है। क्या क्या चीज आ गया है, तो T2 आ गया है, T3 आ गया है, T4 भी आ गया है। तो मेरे पास वहां पर क्या करना है कि हम लोग यहां पर लिख देंगे सिंस इफिशियंसी बराबर इतना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1-1/गामा, और T4 के जगह ध्यान दीजिएगा, T4 के जगह अब हम लोग पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, तो रो का पावर गामा इंटू T1, तो रो गामा T1, और ये T1 को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे, T3 का रिलेशन यहां आया है, रो T1 इंटू R का पावर गामा -1, R का पावर गामा -1 माइनस, आप T2 के जगह कितना लिख सकते हैं, तो T1 R का पावर गामा -1, करेक्ट है। अब एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सारे में T1 है, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1-1/गामा, और T1 हम बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, रो का पावर गामा -1, और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो गया, T1 यहां भी बाहर निकल गया, और क्या बाहर निकल गया, देखिए R गामा -1 भी कॉमन है, तो बचा क्या, तो रो -1। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, T1 को T1 से काट देंगे। तो फाइनल मेरा रिलेशन क्या रहा है, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस रो का पावर गामा -1 और R गामा -1 इंटू गामा रो -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से अरेंज करेंगे, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1-1/R गामा -1, ये देखिए ये तो ऑटो साइकिल तक था, और यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे रो का पावर गामा -1, और सेम चीज नीचे लिख देंगे रो -1, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे गामा। तो क्लियर हो चुका है आपको डीजल साइकिल का इफिशियंसी। इसका मतलब इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल जो है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो देखिए कंप्रेशन रेशियो का फंक्शन है, कट ऑफ रेशियो का फंक्शन है, गामा का फंक्शन है, साथ ही साथ एक्सपेंशन रेशियो का भी फंक्शन है। पर यहां पर रिलेशन में आप एक्सपेंशन रेशियो को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि अगर R का वैल्यू बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, R का वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, तो ये टर्म छोटा होगा तो इफिशियंसी ज्यादा होगा, तो इफिशियंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। अगर रो का वैल्यू बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, रो का वैल्यू अगर बढ़ेगा मतलब कट ऑफ रेशियो का वैल्यू बढ़ेगा, कट ऑफ रेशियो का वैल्यू बढ़ेगा तो ये टर्म ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा चीज से अगर मतलब 1 माइनस ज्यादा करेंगे तो छोटा टर्म मिलेगा, तो इफिशियंसी घटेगा। बस आपको ये रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आई होप आपको डीजल साइकिल का इफिशियंसी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको बार बार रोक के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डीजल साइकिल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।